हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे जहां पर लगातार कन्फ्यूजन्स होते हैं, जैसे कि ड्यू। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, हेज, स्नो, स्लीट, हेल और परमाफ्रॉस्ट। ये जो टर्म्स आपने देखे ये सभी एक दूसरे से अलग हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आखिर क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, इन सभी टर्म्स में आखिर किस तरीके के डिफरेंसेस हैं, कैसे ये सभी एक दूसरे से अलग हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि ये जो ड्यू है, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कि ड्यू है, इसका क्या मतलब हो जाता है। ड्यू का मतलब होता है, जैसे आप लोग जनरली अगर कभी मैच वगैरह देखते होंगे तो मैच में बोला जाता है कि जो सेकेंड इनिंग होती है रात के टाइम पर, वहाँ पर ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस ड्यू का मतलब क्या हो गया? ड्यू का मतलब हो गया कि ड्यू कंसिस्ट ऑफ टाइनी या वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर produced by condensation on surface of objects like leaves and grass rather than on the nuclei in the air above the surface। मतलब ड्यू का मतलब ऐसा हो जाता है कि जो वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर धीरे धीरे टेम्परेचर रात के टाइम पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के कारण वो वाटर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन खास बात ये है कि ये जो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन होगा उनका, तो वो किसी सरफेस पर होगा। हो सकता है वो किसी लीव्स पर हो सकता है वो ग्रास के ऊपर हो। तो अगर ग्रास और लीव्स के ऊपर वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स है वो अगर आ जाए उसके ऊपर, तब आप उसे बोल देंगे ड्यू। यानी कि आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। कभी हो सकता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो तो कभी वहाँ पर वो फॉग कहला जाएगा। वहीं पर अगर वो वाटर ड्रॉपलेट्स लीव्स पर प्रेजेंट हो तो आप उसे कह देंगे ड्यू। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, इट अकर्स व्हेन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम अर्थ हैज़ कूल्ड द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बिलो द ड्यू पॉइंट एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट हैज़ कंडेंस इनटू ड्रॉप्स। देखिए इस चीज़ को समझिए कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो अर्थ है, ठीक है, वो डे टाइम में सन से आने वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जब भी सन से आने वाले हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी। बट एट नाइट द सन रिलीजेज दोज रेडिएशंस, यानी कि रात के टाइम पर जो भी हीट रेडिएशंस एब्जॉर्ब किया उसे वो रिलीज करना शुरू कर देता है। तो जैसे वो रिलीज करना शुरू करेगा तो जो सबसे लोअर लेवल है, यानी कि ये जो अर्थ सरफेस है, वहाँ का टेम्परेचर बाकी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जब यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाए तो इसके आसपास, यानी कि यहाँ जो ग्रास है या फिर जो ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर वेपर, वो सभी क्या होंगे, वो वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट होंगे और हमें जो है इस जगह पर जो लीव्स है या ग्रासेस है वहाँ पर वो वाटर ड्रॉपलेट्स के वेपर में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर एक टर्म दिया है कि है बिलो द ड्यू पॉइंट। एक्चुअल में देखिए जो वाटर है वो किसी भी टेम्परेचर पर तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कोई एक खास टेम्परेचर होता है जिस पर कि जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाए, ठीक, तो उस टाइम पर आप कह सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, वो सभी जो मॉइस्चर है, वो एक्स्ट्रा जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो सभी लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। देखिए ये जो ड्यू पॉइंट टर्म है ना, पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ड्यू पॉइंट का मतलब होता है द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स फुली सैचुरेटेड विद द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट कंडेंसेशन यूजुअली टेक्स प्लेस। देखिए क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर, जैसे मान लीजिए एयर है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने बोला, तो एयर के क्या होता है कि जो वाटर जैसे जैसे डे टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, उस डे टाइम के अंदर जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं। तो ये जो वाटर वेपर है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है वो उसकी जो क्वांटिटी है, आप कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो सैचुरेटेड हो जाता है। फुली सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जितनी कैपेसिटी है
उस उतना अगर पूरा अगर वाटर ड्रॉपलेट, जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है तो उसके अंदर जितनी भी कैपेसिटी होगी, ठीक है, जैसे एयर प्रेजेंट है, इसके अंदर जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उन सभी में अगर वाटर पार्टिकल्स या वाटर वेपर पार्टिकल्स जो है वो एडजस्ट हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो एयर है ये फुली सैचुरेटेड हो गया। अब जब एक टेम्परेचर पर आने के बाद वो सैचुरेटेड हो जाता है, अब इसके बाद ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जहाँ पर आपका एयर पूरा सैचुरेटेड हो जाए, यानी कि पूरे अमाउंट में वाटर वेपर के पार्टिकल से पूरा उसके अंदर आ चुका हो, तो वो जो टेम्परेचर होगा उस क्रिटिकल टेम्परेचर को बोला जाता है ड्यू पॉइंट। अगर ये टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से थोड़ा भी कम हुआ, मतलब इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट, इस टाइम पर जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है, चूँकि वो पहले से बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर के अंदर, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा भी डाउन होगा तो उसी टाइम पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर वेपर है, वो आपको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो ड्यू पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो एयर है वो पूरा सैचुरेटेड हो जाए वाटर वेपर से, ठीक है, वेपर के पार्टिकल्स से, और उसके बाद अगर ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो फिर वहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है, जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर प्रेजेंट है वो सभी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्यू पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट जो है कि जो ड्यू फॉर्मेशन है इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले काम वेदर, मतलब वेदर बिल्कुल शांत होना चाहिए, वहाँ पर एयर में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, क्लाउडलेस स्काई, जो आप कह सकते हैं जो स्काई है उसमें बादल नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो एयर है उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी एप्रिसिएबल, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाकर आपका ड्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई कुछ ड्यू से रिलेटेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्रॉस्ट। देखिए फ्रॉस्ट में क्या होता है, ये फ्रॉस्ट ड्यू से थोड़ा अलग होता है। फ्रॉस्ट का मतलब हो जाता है कि जो आपके एयर के अंदर जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, जब भी ड्यू पॉइंट जो है एयर का वो नीचे होता जाए और इतना हो जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंच जाता है, तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सभी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि फ्रॉस्ट अकर्स व्हेन द ड्यू पॉइंट ऑफ एयर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर, ठीक है, वो हमने जो ड्यू पॉइंट की बात की थी, जब ड्यू पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो एयर है वो पूरा सैचुरेटेड हो जाए, मतलब वेपर के पार्टिकल से पूरा भर जाए। तो यही ड्यू पॉइंट जो है, यही टेम्परेचर अगर डिक्रीज होते होते 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए तो उस टाइम पर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट गैसियस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट गैसियस से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे फ्रॉस्ट के केस में जो चीज़ें ड्यू में जो चीज़ें वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी, तो फ्रॉस्ट में वहाँ पर लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होता, वो सीधा सीधा सॉलिड में, मतलब वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बातें भी ध्यान रखेंगे कि जब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होगा तो उस टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे, आइस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या है फ्रॉस्ट के बारे में, फ्रॉस्ट डिस्ट्रॉयज वेजिटेबल्स, स्टेपल क्रॉप्स, शुगर केन एंड ऑर्चर्ड, ठीक है। देखिए जो फ्रॉस्ट अगर आ जाए किसी भी, जनरली जब क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट में जब आपने कुछ वेजिटेबल्स लगा है, ठीक है, कोई क्रॉप लगा रखा है या शुगर केन है, तो ये सभी जो है जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो जो लीव्स वगैरह पर या जो फ्रूट्स हैं आपके या जो वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर आप कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट होता है वो सीधा सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, यानी कि आइस बन जाते हैं, जिसके कारण आपके जो वेजिटेबल्स हैं या स्टेबल क्रॉप्स हैं, ठीक है, स्टेपल क्रॉप्स हैं, शुगर केन हैं, ये सभी चीज़ें खराब होने लगती हैं, ठीक है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो फील्ड है उसे ठंड के टाइम पर भी इरिगेट कर दिया जाता है, यानी कि उसमें पानी डाल दिया जाता है। इसके कारण जो उसका टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है, और कम होने के कारण आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन नहीं होता, जिसके कारण जो वेजिटेबल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो ये बात हो गई फ्रॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड होगा वो है फॉग। तो अब तक हमने दो चीज़ें देख ली, एक ड्यू, ठीक
ठीक है। ड्यू में लीव्स के ऊपर क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। दूसरा क्या है, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में क्या होगा कि टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, तो जो वाटर वेपर है डायरेक्ट आप कह सकते हैं स्नो में या फिर आप कह सकते हैं आइस में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। लेकिन फॉग जो है ये क्या है, फॉग इज डिफाइंड एज ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंडेंस्ड फ्रॉम एंड सस्पेंडेड इन एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के सरफेस के नियर में, ज़्यादा हाइट पर नहीं, उस हाइट पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि हमें एटमॉस्फेयर में भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भी आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ये बातें हो गई फॉग। फॉग में क्या नया है, फॉग में नया ये है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो आप जैसे इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें लीव्स पर थे, लेकिन यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सरफेस लेवल पर कुछ हाइट तक, ठीक है, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, गैसियस एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जिसके कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, वो भी इम्पैक्ट होता है। ये ठंड के टाइम पर जनरली आप लोग ऑब्जर्व भी करते होंगे। तो इसके अंदर क्या बातें हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स इन सफिशिएंट नंबर टू रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी टू लेस देन 1 किलोमीटर। फॉग के केस में क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स इतने ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी यानी कि सीधा अगर देखें तो वो विजिबिलिटी जो है 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर in lower layers of air which causes fog and is due to cooling of air below its dew point। मतलब कि जो चीज़ें घास पर हो रही थी वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम चेंज हुआ था, लेकिन जब यही टेम्परेचर पूरे एटमॉस्फेयर का, ये जो अर्थ का सरफेस है उससे कुछ लेयर ऊपर तक अगर वहाँ का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे अब कम होना स्टार्ट हो जाए, तो जो एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट है वो भी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर के अंदर, अब उसका जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वो भी ड्यू पॉइंट के टेम्परेचर से कम हो चुका है। अब जैसे ही वो टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम होगा तो वहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स या फिर कह सकते हैं वहाँ पर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो सभी कूल होना स्टार्ट होंगे, और कूल होते होते वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही लिक्विड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, 1 किलोमीटर से भी कम। और जो फॉग है ये कब होता है, तो ये जब भी होगा तो जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत काम होंगी, यानी कि विंड नहीं होगा, वहाँ पर विंड मूवमेंट नहीं होगी, और जो विंड कंडीशंस है वो बहुत लाइट होंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो विंड स्पीड है वो नहीं के बराबर होगी, तभी जाकर वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेंगे, और जिसके कारण आप कह सकते हैं, जिसे आप कहेंगे कि यही फॉग है। ठीक है, तो फॉग का कंडीशन ये क्लियर हो गया। इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है उसकी विजिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेज। ठीक है, हेज का मतलब क्या होता है, हेज का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस अ स्टेट ऑफ ऑब्सक्यूरिटी इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जनरली हेज के कंडीशन में क्या होता है कि देखिए ये थोड़ा फॉग से कुछ पार्ट्स में अलग है। कुछ पार्ट्स में कैसे अलग है कि हेज के केस में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो भी होते हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, ये सभी मिलकर जो है वो विजिबिलिटी को कम कर देती है। ठीक, आप कह सकते हैं कि जो हेज़ है इसमें जो कंडेंसेशन यानी कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स किसी पार्टिकल के जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसे हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लिया। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसी के आसपास जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या बातें हैं, द कंडेंसेशन न्यूक्लिया टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ठीक है, स्मोक और साल्ट स्प्रे अराउंड विच ड्रॉपलेट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंस। देखिए ध्यान देंगे
कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट से कम होने वाली बात नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर कम होता है लेकिन ड्यू पॉइंट से कम हो, जैसा कि फॉग में आपने देखा था कि जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट से कम हो जाए तभी जाकर फॉग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, आप कह सकते हैं उन्हें कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बोलते हैं, जिसे कि जैसे डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉल्ट स्प्रे, ये सभी चीज़ें मान लीजिए आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स नाइट टाइम में अपना हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जैसे ये रिलीज करेगा तो इसके आसपास जो मॉइस्चर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मॉइस्चर है, वो सभी पार्टिकल्स जो है इसका टेम्परेचर कम होने के कारण, ठीक है, बाकी जो गैसेस पार्टिकल्स है उसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कम होने के कारण इसके आसपास जो भी वाटर वेपर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा भी कंडेंसेशन नहीं होती, जितने पार्टिकल्स है बस उसी के हिसाब से उतना ही आप कंडेंसेशन देख पाते हैं जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो जब भी हेज़ हो उस कंडीशन में जो विजिबिलिटी है आपकी वो 2 किलोमीटर से तो कम होगी लेकिन 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। तो ये हो गया आपका हेज़। हेज़ की जो विजिबिलिटी है वो फॉग के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। फॉग में विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर होती है, तो वहीं पर हेज़ में जो विजिबिलिटी है 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और 2 किलोमीटर से कम होती है। तो ये बातें हो गई आपकी कुछ हेज से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका स्नो। स्नो का क्या मतलब है? स्नो मीन्स, ये तो एक्चुअल में इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, स्नोफॉल होता है इंडिया के कई पार्ट्स में और वर्ल्ड में भी कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलता है। तो जो स्नोफॉल है इसमें क्या चीज़ें होती है, तो ये है, इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स एंड माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ आइस। यानी कि जो आप कह सकते हैं जब भी स्नोफॉल होगा उसके अंदर जो जहाँ पर एयर, जहाँ पर वाटर नीचे आनी चाहिए रेन के फॉर्म में, वहाँ पर वो वाटर क्या होती है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब भी ये जो आइस है वही डायरेक्ट फॉल करना स्टार्ट करे बहुत कम टेम्परेचर होने की वजह से, अराउंड 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पर, तो जो वाटर को नीचे ज़मीन पर आना चाहिए वो वाटर कंडेंस होकर सीधा आइस के फॉर्म में नीचे आता है, या फिर आप कह सकते हैं स्नोफ्लेक्स या स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस के फॉर्म में अगर नीचे आने लगे या उसका प्रेसिपिटेशन होने लगे तो आप उसे कह देते हैं स्नो या स्नोफॉल। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस एट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अगर जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आप बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उससे अगर कम टेम्परेचर हो जाए तो वहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आएंगे, वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगा वो सीधा स्नो का ही प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये बातें हो गई कुछ स्नो से रिलेटेड, स्नो का क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा स्लीट। स्लीट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन। इट मीन्स फॉलिंग ऑफ स्मॉल पैलेट्स ऑफ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट आइस हैविंग डायमीटर ऑफ 5 मिलीमीटर और लेस। देखिए स्लीट में थोड़ा हेल और स्लीट में बहुत ही लेस डिफरेंस आ जाता है। इसमें देखिए रेन तो होगा, रेन के साथ साथ जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे आप कह सकते हो स्नो पार्टिकल्स जो हैं वो भी नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन जो स्नो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल होंगे साइज़ में। वो कितने होंगे? तो वो अराउंड 5 मिलीमीटर या उससे कम साइज़ के अगर स्नोफॉल करता है रेन के साथ, तब जाकर आप उसे बोल सकते हैं कि स्लीट, ठीक है, दैट इज़ स्लीट। लेकिन जो आपका हेल है, ठीक है, हेल में भी सेम चीज़ें हैं कि आपका वाटर तो रेनफॉल तो होना है, लेकिन रेनफॉल के साथ साथ जो आइस के पीसेज होंगे ना वो ज़्यादा, उनका साइज़ ज़्यादा होगा। कितना होगा? तो मोर देन 5 मिलीमीटर बट लेस देन 50 मिलीमीटर, ठीक है। तो हेल के बारे में जान लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज पैलेट्स और स्फीयर्स ऑफ आइस। यहाँ पर जो आइस फॉल करेगा तो वो उनका जो साइज़ है वो कम ज़्यादा होगा, ठीक है। हेल इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेशन वेयर पीसेज ऑफ आइस नोन एज हेल स्टॉर्म्स। देखिए हेल स्टॉर्म के केस में क्या होता है कि जो आइस है वही नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन उनका जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं सॉलिड प्रेसिपिटेशन। जैसे कि स्नोफॉल होता है उसी तरीके की बातें इसमें भी हैं, बस इसमें क्या है कि जो साइज़ है
उस स्नो की या जो वो पार्टिकल्स हैं, आइस के जो पार्टिकल्स हैं, उसकी साइज़ ज़्यादा होती है, वो अराउंड 5 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेल। अब लास्ट है हमारा परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका एक ज़मीन है, ठीक है, इस लैंड के ये एक ऐसा कंडीशन हो जाता है जहाँ पर जो लैंड है इसके अंदर क्या होंगे, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ह्यूमस से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़मीन के अंदर अगर टेम्परेचर जो है वो लगातार 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए 2 साल तक, ठीक है, लगातार 2 साल तक जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम रह जाए, तो इसके अंदर क्या होता है, जो ग्राउंड सरफेस है वो पूरे तरीके से जम जाता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है। तो इसी कंडीशन को आप कह सकते हैं, ये जो ग्राउंड का कंडीशन है इसको परमाफ्रॉस्ट बोल सकते हैं। मतलब इट इज़ अ कंडीशन, ठीक है, existing below the ground surface in which the temperature in the material has remained below 0 डिग्री सेल्सियस continuously for more than 2 years। यानी कि 2 साल से ज़्यादा तक ग्राउंड के अंदर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट। यानी कि वो जो ज़मीन का टुकड़ा है आप उसे बोल सकते हैं परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, और एक और बात कि द टेम्परेचर इन द मटेरियल हैज़ रिमेन्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, दूसरी बात, एंड इफ प्योर वाटर इज प्रेजेंट इन द मटेरियल अ सफिशियंटली हाई परसेंटेज इज फ्रोजन टू बाइंड द मिनरल एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। मतलब कि उस जमीन के अंदर, उस लैंड के पार्ट के नीचे अगर प्योर वाटर प्रेजेंट है उस मटेरियल के अंदर तो वो सारा वाटर फ्रीज हो जाता है, ठीक है, फ्रोजन हो जाता है। और इसी चीज़ को, ये जो पूरा फ्रीज हो चुका है लैंड पार्ट के अंदर, इसको बोल दिया जाता है परमाफ्रॉस्ट। तो जहाँ पर भी कोई लैंड का टुकड़ा दिखे और अंदर उसकी पूरी अगर सब कुछ जम जाए तो आप उसे कह सकते हैं कि वो परमाफ्रॉस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो टोटल 8 डिफरेंसेस हैं सभी के बारे में वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।